रामपुर के जंगल में एक तोता सेठ रहता था। उसका अपना एक होटल था और कालू कौवा वहाँ पर खाना बनाने का काम किया करता। कालू कौवे, आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? पक्षी भोजन खाने के लिए दूसरे होटल जाते हैं। सेठ जी, मैं तो हर दिन की तरह ही भोजन बनाता हूँ। आखिर कब तक एक ही स्वाद का भोजन खाएंगे, इसीलिए दूसरे होटल जाते हैं। झूठ मत बोलो कालू, अब मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे बनाए हुए भोजन में पहले की तरह स्वाद नहीं आता, इसीलिए ग्राहक होटल पर नहीं आते हैं। सेठ जी, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मुझे काम से निकाल दें। तोता सेठ कालू कौवे को काम से नहीं निकाल सकता था, क्योंकि किसी दूसरे पक्षी को खाना बनाना नहीं आता था। इसीलिए कालू इस बात का भरपूर फायदा उठा रहा था। अरे नहीं नहीं कालू कौवे, शायद तुम ठीक कहते हो। एक ही स्वाद का भोजन खा खा के ग्राहक पक गए हैं, पर कोई बात नहीं, आप अपना काम कीजिए। सारा दिन बस खड़े रहो आग के सामने, पागल समझा है क्या? फिर कालू कौवा हड़बड़ी में भोजन बनाकर सारा दिन आराम करता। सब कुछ इसी तरह से चल रहा था। फिर एक दिन टूनी चिड़िया तोता सेठ के होटल आती है। सेठ जी दया करें, हम बेबस माँ बेटी पर दया करें। अच्छा तुम दोनों जरा ठहरो, मैं अभी तुमको कुछ पैसे देता हूँ। नहीं नहीं सेठ जी, मैं भीख नहीं मांग रही, मैं तो यहाँ काम की तलाश में आई हूँ। कृपया करके मुझे कोई काम दे दें, जिससे मेरा और मेरी बेटी का गुजारा हो सके। ठीक है, मैं तुमको काम पे रख लेता हूँ। खाना खाने के बाद अच्छे से बर्तनों और टेबलों को साफ करना। टूनी चिड़िया पूरी लगन से होटल की साफ सफाई का काम करती। ऐसे ही कुछ महीने निकल जाते हैं, लेकिन अब तोता सेठ के होटल पर कुछ ही गिने चुने ग्राहक आने लगे थे, जिससे तोता सेठ बहुत परेशान हो रहा था। सेठ जी, आज आप बहुत परेशान लग रहे हो। अरे टूनी चिड़िया, आपको तो सब पता है कि होटल पर अब गिने चुने ही ग्राहक आते हैं। लगता है अब ये होटल बंद करना पड़ेगा। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत बोलिए, ग्राहक फिर से होटल आना शुरू हो जाएंगे। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। सेठ जी, मेरी तनख्वाह दे दीजिए, मुझे घर जाना है। कालू कौवे, तुम्हें तो पता है कि कुछ महीनों से मेरा कितना नुकसान हो रहा है, तो तुम इस बार की तनख्वाह थोड़ा लेट ले लेना। नहीं नहीं सेठ जी, मुझे मेरी तनख्वाह दे दीजिए, वरना मेरे घर का गुजारा नहीं होगा। ठीक है कालू कौवे, मैं तुम्हारी कल को आधी तनख्वाह दे दूंगा, बाकी की थोड़ी लेट ले लेना। फिर कालू कौवा वहाँ से अपने घर चला जाता है और टूनी चिड़िया भी अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में आ जाती है। मम्मा, मुझे रुई वाली रोटी खानी है, जैसे पुराने घर में खाते थे। रुई वाली रोटी? आप किस रोटी की बातें कर रही हो? मम्मा, जब हम पुराने घर में रहते थे तो आप रोज शाम को रुई वाली रोटी लाती थी, मुझे वही रुई वाली रोटी खानी है। अच्छा, अब याद आया, वो रुई वाली रोटी नहीं होती, उसे पाव भाजी बोलते हैं। लेकिन बेटा, वो यहाँ पर नहीं मिलती, मैं आपको कभी और पाव भाजी खिला दूंगी। मम्मा, वो यहाँ पर क्यों नहीं मिलती? मुझे पाव भाजी ही खानी है। अपनी बेटी की ये बात सुनकर टूनी चिड़िया के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सुबह होते ही तोते सेठ से कहती है, सेठ जी, मैं बम्बई की एक छोटी सी पाव भाजी की दुकान पर काम करती थी। वहाँ के पक्षी तो पाव भाजी खाना बहुत पसंद करते थे। पाव भाजी? वो क्या होते हैं? मैं तो नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ। सेठ जी, अगर आप भी अपने होटल में पाव भाजी बेचेंगे तो हो सकता है कि पक्षियों को पसंद आए, फिर आपका होटल बंद नहीं होगा। टूनी चिड़िया, पर ये पाव भाजी बनाएगा कौन? यहाँ तो कोई इसका नाम तक नहीं जानता। मैंने बम्बई में काम करते करते पाव भाजी बनाना सीख लिया है। अगर आप कहें तो मैं बम्बई जैसे पाव भाजी बना सकती हूँ। फिर
टूनी चिड़िया एक प्लेट पाव भाजी बनाती है और तोते सेठ को खिलाती है। पाव भाजी खाकर तोता सेठ बहुत खुश होता है। अरे वाह टूनी चिड़िया, ये पाव भाजी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। आज से मैं अपने होटल में पाव भाजी ही बेचूंगा। फिर टूनी चिड़िया पाव भाजी बनाने लगती है। तोता सेठ एक बड़ा सा पोस्टर पाव भाजी का अपने होटल पर लगा देता है, जिसे देखकर हर पक्षी पाव भाजी खाने आता। अरे तोते सेठ, ये पाव भाजी तो बड़ी स्वादिष्ट है। मेरे लिए तो 2 प्लेट पाव भाजी पैक कर दो, मैं अपनी पत्नी को भी खिलाऊंगा। अरे कबूतर, 2 प्लेट क्यों? मेरी तरफ से आप 1 प्लेट फ्री ले जाइए और अपने बेबी बच्चों को भी खिलाइए। फिर टूनी चिड़िया कबूतर के लिए पाव भाजी ले आती है। पैसे देकर कबूतर वहाँ से चला जाता है। वाह टूनी चिड़िया, आपकी बम्बई की पाव भाजी तो पूरे रामपुर में मशहूर हो गई है। अब मैं आपकी तनख्वाह पूरे 20,000 कर देता हूँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है जो बम्बई की पाव भाजी पक्षियों को पसंद आई। कालू कौवा पास में खड़ा उनकी सारी बातें सुन रहा था। तभी तोता सेठ कालू कौवे से कहता है, कालू कौवे, तुम्हें पाव भाजी तो बनाना आता नहीं है, तो तुम अब से होटल की साफ सफाई का काम किया करना और टूनी चिड़िया पाव भाजी बनाया करेगी। ठीक है सेठ जी, मैं होटल की अच्छे से सफाई करूँगा। फिर टूनी चिड़िया की पाव भाजी पूरे जंगल में मशहूर हो जाती है। टूनी खूब मन लगाकर पाव भाजी बना रही थी और कालू कौवा साफ सफाई का काम किया करता, परंतु कालू कौवा मन ही मन टूनी से जलने लगा था। जब से ये टूनी चिड़िया आई है, मेरा तो दिमाग खराब है। बस चारों तरफ पाव भाजी। मुझे भी ये पाव भाजी बनाना सीखना होगा और इस चिड़िया को यहाँ से बाहर निकालना होगा। ऐसे सोचते सोचते कालू कौवा मन ही मन एक योजना बनाता है। वह काम करते करते चुपके से पाव भाजी के पास जाता है। बहुत स्वादिष्ट होते हैं ना ये पाव भाजी, मैं इनको और भी स्वादिष्ट बना देता हूँ। ये मसाले का पूरा पैकेट इनमें मिला देता हूँ, फिर देखता हूँ कैसे इनकी तारीफ होती है। फिर कालू कौवा मसाले का पूरा पैकेट पाव भाजी में मिला देता है और अपने काम में लग जाता है। फिर थोड़ी देर बाद ग्राहक पाव भाजी खाने आते हैं। थू थू, ये भी कोई पाव भाजी है? भला इससे अच्छा तो मैं घर का ही खाना खा लेता। पैसे देकर यह पाव भाजी भी खाया और कोई स्वाद भी नहीं आया। हाँ उल्लू, आपने सही कहा। इतने कड़क मसाले खाकर तो हमारा स्वास्थ्य ही खराब हो जाएगा। चलो 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 यहाँ से। वो दोनों ग्राहक बिना पाव भाजी खाए बिना चले जाते हैं। ये सब तोता सेठ देख रहा था। वो टूनी चिड़िया से आकर कहता है, टूनी चिड़िया, आप भी बाकियों की तरह ही निकली। कुछ दिन तो मन लगाकर काम किया और अब जल्दी जल्दी काम को यूं ही निपटा देती हो। नहीं नहीं सेठ जी, मैं हर दिन पाव भाजी बनाकर टेस्ट करती हूँ। पता नहीं इन्हें ये खराब क्यों लग रही हैं। इस बार तो छोड़ रहा हूँ, अगली बार से अच्छे से काम करना और पाव भाजी बनाकर ध्यान से टेस्ट करना। तोता सेठ की ये बात सुनकर कालू कौवा बहुत खुश होता है। मैं जल्दी ही पाव भाजी बनाना सीख जाऊंगा और इस टूनी चिड़िया को 1-2 दिनों में यहाँ से निकलवा दूंगा। फिर कालू कौवा ऐसा हर दिन करने लगा था। वो काम करते करते पाव भाजी में कुछ न कुछ मिला देता, जिससे पाव भाजी खराब हो जाती। एक दिन जब कालू कौवा पाउडर मिला रहा था तो टूनी चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। अरे कालू भैया, आप इन पाव भाजी के साथ क्या कर रहे हो? अरे नहीं नहीं चिड़िया बहन, मैं तो बस यहाँ देखने आया था कि पाव भाजी बनकर तैयार हुए हैं या नहीं। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। टूनी चिड़िया को कालू कौवे पर शक होता है। कहीं ये कालू भैया तो मेरी पाव भाजी को खराब नहीं कर रहे, मुझे इन पे नजर रखनी पड़ेगी। फिर अगले दिन टूनी चिड़िया कालू कौवे पर नजर रखती है। वो जैसे ही रसोई घर से बाहर जाती है तो कालू कौवा अंदर आता है। कालू कौवे को अंदर आते देख टूनी चिड़िया तोते सेठ को वहाँ पर बुला लाती है।
आज तो ये तोता सेठ टूनी चिड़िया को यहाँ से भगा ही देगा। बस मैं ये सोडे का पैकेट इन पाव भाजियों में मिला देता हूँ। कालू कौवे, तो वो आप हो जो चिड़िया के पाव भाजियों को बिगाड़ रहे हो। नहीं नहीं तोते सेठ, भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? मैं चिड़िया के पाव भाजियों को क्यों बिगाड़ूंगा? मैंने तुम्हें अपनी आँखों से देखा है पाव भाजियों में सोडा मिलाते हुए। अभी के अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। नहीं नहीं तोते सेठ, मुझे काम से ना निकालो। मैं ईर्ष्या के कारण ये सब कर रहा था, मुझे माफ कर दीजिए। परंतु तोता सेठ कालू की एक भी बात नहीं मानता और कालू को वहाँ से भगा देता है। सर्दियों का मौसम था और हल्की हल्की बारिशें भी हो रही थीं। जंगल में चारों तरफ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। हर पक्षी के घर में आग जली हुई थी क्योंकि आग के सामने पक्षी अपने पंख सेक रहे थे। मम्मा, गुड्डू के घर से पकोड़े बनने की खुशबू आ रही है। अब मेरा मन भी चाय के साथ पकोड़े खाने का कर रहा है, तो प्लीज मम्मा पकोड़े बना दीजिए। हाँ हाँ गौरी जी, अब तो मेरा मन भी पकोड़े खाने का कर रहा है, तो बना लीजिए न पकोड़े। मेरे लिए तो प्याज वाले बनाना। कालू जी, अगर पकोड़े आपके हाथों से बने तो ज्यादा स्वादिष्ट बनेंगे, तो प्लीज कालू जी जल्दी से पकोड़े बना दीजिए। मेरे लिए तो हरी चटनी भी बनाना। क्या गौरी जी, इस बार आप बना दीजिए, अगली बार मैं पकोड़े बना दूंगा। नहीं कालू जी, इस बार आप पकोड़े बना दीजिए, अगली बार मैं बना दूंगी। कालू और गौरी में बहस शुरू हो जाती है। कोई भी पकोड़े बनाने के लिए तैयार ना था, परंतु पकोड़े दोनों को ही खाने थे। तभी उनका बेटा बबलू बोलता है, मम्मा पापा, आप दोनों झगड़ना बंद करो, आपको मैं पकोड़े खिलाऊंगा। क्या बेटे बबलू, अब आप पकोड़े बनाओगे? नहीं नहीं मम्मा, मुझे कहाँ कुछ बनाना आता है। हम रानो आंटी के घर मेहमान बनकर चलते हैं। मैं उनके सामने आपसे पकोड़े खाने की जिद करूँगा, फिर रानो आंटी हमें चाय पकोड़े दे देंगी। वारे मेरे बेटे, क्या दिमाग पाया है, बिल्कुल मेरी तरह। ऐसे बातें कर वे तीनों रानो चिड़िया के घर के लिए निकल जाते हैं। चिड़िया अपनी रसोई में पकोड़े बना रही थी। मम्मा बन गए चाय पकोड़े, मुझे जोरों से भूख लगी है। हाँ गुड्डू बेटे, बस अभी लाती हूँ गरम गरम चाय पकोड़े। गुड्डू बेटे, जल्दी से दरवाजा खोलो, वरना हम बारिश में भीग जाएंगे। चिड़िया का बेटा झट से दरवाजा खोलता है और वह तीनों घर के अंदर आ जाते हैं। गुड्डू अपने दोस्त को देखकर बहुत खुश होता है। रानो भी उनके पास आ जाती है। हाँ हाँ रानो बहन, सब बढ़िया है। घर में बैठे बैठे मन नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा कि आपसे कुछ बातें कर ली जाएं। ये तो आपने बिल्कुल सही किया जो मेरे घर आए। मैं अभी आपके लिए चाय पकोड़े लाती हूँ। फिर रानो चिड़िया उनके लिए गरम गरम चाय पकोड़े ले आती है। वाह वाह चिड़िया बहन, क्या स्वादिष्ट पकोड़े हैं। आपके पंखों में तो जादू है जादू। ये जादू गौरी जी को भी सिखा दो। कालू भैया, आपकी मजाक की आदत तो कभी नहीं जाएगी। बस गौरी बहन को तंग करते रहते हो। चाहे कुछ भी कहो, सर्दियों में पकोड़े खाने का तो मजा ही कुछ अलग आता है, वो भी जब दो पड़ोसी इकट्ठे हों। वो तीनों ऐसे बातें करते करते चाय पकोड़ों का मजा ले रहे थे। इधर गुड्डू और बबलू ने भी अपने पकोड़े खत्म कर दिए थे। गुड्डू, मैंने आते वक्त देखा कि तालाब का सारा पानी बर्फ बन गया है। चलो हम बर्फ में खेलने चलते हैं। तू सच कह रहा है बबलू, मैंने तो तालाब का पानी बर्फ बनते कभी नहीं देखा। हाँ हाँ गुड्डू, चलो मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। मम्मा ने ठंड में घर से बाहर जाने के लिए मना किया है और अभी थोड़ी थोड़ी बारिश भी तो हो रही है। गुड्डू, बर्फ तो अभी देखने को मिलेगी, बाद में तो पिघल जाएगी। वो दोनों चुपचाप मौका देखकर घर से बाहर निकल जाते हैं। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। कल से मैंने कुछ भी
नहीं खाया है। ऐसे सर्दी के मौसम में कोई पक्षी बाहर नहीं निकलता, तो मुझे शिकार कहाँ से मिलेगा। मैं तालाब पर चला जाता हूँ, शायद वहाँ कोई मछली मिल जाए। यह सोचकर चील तालाब की तरफ चला जाता है, परंतु तालाब में बर्फ जमने के कारण उसे एक भी मछली दिखाई नहीं देती। यहाँ भी कुछ नहीं मिला। अगर मुझे शिकार नहीं मिला तो मैं भूखा ना मर जाऊं। चील वहाँ पर बैठा हुआ था, तभी उसे गुड्डू और बबलू आते हुए दिखाई देते हैं। बच्चे, वो भी दो बच्चे, क्या ये इसी तरफ आ रहे हैं? मैं झाड़ियों में छिप जाता हूँ, कहीं मुझे देखकर भाग न जाएं। चील वहीं पर झाड़ियों में छिप जाता है और दोनों बच्चों पर कड़ी नजर रखता है। देख लिया दोस्त, तालाब का पानी कैसे बर्फ की तरह जमा हुआ है। इसी बर्फ के गोले हम गर्मी में खाते हैं। हाँ बबलू, तू एकदम ठीक कह रहा था। अब हम इस बर्फ पर चलकर देखते हैं। शिकार खेल रहा है, यही सही मौका है अपनी भूख मिटाने का। छिपा हुआ चील दोनों बच्चों को खाने के लिए बाहर आने वाला था कि तभी वहाँ पर कबूतर आ जाता है। गुड्डू और बबलू, आप ऐसी सर्दी में अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? कबूतर अंकल जी, हम तालाब के बर्फ के पानी को देखने आए थे, ये कैसे जमा हुआ है? अंकल जी, आप भी हमारे साथ इस बर्फ पर खेलो ना। नहीं नहीं बच्चों, ये बर्फ अभी कच्ची बर्फ है जो कभी भी टूट सकती है। यहाँ से चलो, मैं आप दोनों को आपके घर छोड़ दूंगा। अंकल जी, मुझे तो गुड्डू के घर छोड़ देना, मेरे मम्मा पापा वहीं पर हैं। फिर कबूतर दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से उड़ जाता है और चील को बहुत गुस्सा आ जाता है। ये कबूतर मेरे शिकार को ले गया। इतने मुश्किल से तो ये दो बच्चे मिले थे, वो भी चले गए। मुझे कहीं और अपना भोजन खोजना होगा। आपको अपने बच्चों का जरा भी ध्यान नहीं है और यहाँ पर महफिल जमाए बैठे हो। अगर मैं समय पर नहीं पहुँचता तो दोनों बच्चों को वो चील खा गया होता। कबूतर की यह बात सुनकर चिड़िया तो बहुत घबरा जाती है। गुड्डू, मैंने आपसे मना किया था ना कि मेरे बिना पूछे घर से बाहर न जाना, फिर क्यों गए आप और बबलू को भी साथ ले गए? रानू आंटी, गुड्डू ने तो मना किया था, पर मैं ही नहीं माना और उसे तालाब पर ले गया। चिड़िया बहन, घबराओ नहीं, दोनों बच्चे एकदम सुरक्षित हैं। और बबलू, मैंने आपको कितना समझाया है कि मेरे बिना घर से बाहर ना जाया करें। वो तो अच्छा हुआ जो मैंने चील को झाड़ियों में छिपे देख लिया था, वरना वो भूखा चील दोनों बच्चों को खा गया होता। हमें सावधानी से रहना होगा, ऐसे मौसम में मांसखोर पक्षी भूखे रहते हैं। हाँ कालू, हमें अपने घर से अकेले बाहर नहीं निकलना होगा, क्योंकि उस भूखे चील ने हमारे जंगल में ही अपना घोंसला बना लिया है। चले कालू जी, अब हमें अपने घर चलना चाहिए। कबूतर भैया, आप हमें हमारे घर तक छोड़ दें। ठीक है गोरी कौवी, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। और चिड़िया बहन, आप भी सतर्क रहना, किसी अनजान के लिए दरवाजा मत खोलना। कबूतर भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो उस मांसखोर चील की सूचना आपने हम तक पहुँचाई। वो चारों चिड़िया के घर से निकल जाते हैं। इधर चील भी सारा जंगल देखकर कालू के घर के पास बैठ जाता है। सारा जंगल देख लिया, कुछ भी नहीं मिला, सब अपने घरों में छिपे हुए हैं। ये क्या, लगता है इस घर में कोई नहीं है। मैं इस घर के अंदर छिप जाता हूँ, जब कोई आएगा तो उसे ही खा जाऊंगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक का इंतजार करें और आपको ये वाला भाग कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं।